मैं आपसे कहता हूँ तीसरा विकल्प खड़ा हो रहा है, इसीलिए सभी पार्टी में छटपटाहट है, बौखलाहट हो रही है। ये तीसरा विकल्प मजबूत होकर के उभर के आएगी और हमारी लड़ाई सीधा एनडीए बीजेपी से होगा। तो राजनीति का विषाद भावना की सौदागरी के आधारित नहीं चलेगा। आप मुद्दा उठाइए, हम लोग मुद्दा आधारित, जन स्वराज पूरी तरह जन समस्याओं से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको आगे बढ़ा करके चल रहा है। उनका काम है, वो अपना काम देखे, हम लोग अपना काम देखेंगे। जनता सब कुछ जनता है, जनता मालिक है बिहार का। बिहार में जनता बदहाली को दूर करना चाहती है कि नहीं, बिहार में जनता पलायन को रोकना चाहती है कि नहीं, जचेगी जरूर, जनता को जच जाएगी हमारी बात, क्योंकि हम जनता का सवाल उठा रहे हैं, हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जब बात कर रहे हैं कुनबा का, ये तो आगे वक्त बता देगा। इन लोगों का सबका कुनबा टूटने वाला है, जनता अब अपनी लड़ाई लड़ेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जन स्वराज के सूत्रधार और राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर फिर से चर्चा में है। बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है। आए दिन जो है वो सम्मेलन करते रहते हैं और इसी क्रम में आज फिर से उनके सम्मेलन में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रसाद यादव आज जन स्वराज की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। आपको हमने सुबह ही बताया था कि 3 बार वो जदयू से विधायक रहे और 1 बार आरजेडी से, और आज उन्होंने जन स्वराज की सदस्यता देखिए ग्रहण कर ली है। तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने भी अपनी राय रखी। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में, इस पर प्रशांत किशोर ने अपनी राय रखी। तेजस्वी यादव आए दिन बुलेटिन जारी करते हैं, इस पे भी प्रशांत किशोर ने अपनी राय रखी। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप खुद चल के सुनिए। लोग थक गए देखते देखते, कितना दिन चलिएगा। अभी हम 60% बिहार चले हैं, 2 अक्टूबर को दल बनेगा, उसके बाद भी चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक बिहार के एक एक जनता को जाकर ये बता ना दें कि तुमको अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता करनी है। किसी नेता जाति धर्म की बात छोड़ो, मंदिर मस्जिद की बात छोड़ो, देश समाज सबकी चिंता छोड़ो, एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, एक बार अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के लिए रोजगार इकट्ठा करो। इसकी लड़ाई है और उसको रुकेंगे नहीं। भैया ऐसा है, आप लोग को रोज ये सवाल का जवाब देते देते थक गए, लेकिन आप मानिएगा नहीं। आप ये बताइए, अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आरजेडी ने जिन महिला को टिकट दिया, लोग बताते हैं कि उनकी जाति के करीब 40,000 लोग उस विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप लोग का ऐसा दावा है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जितने मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं वो भी आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं। अगर इन तीनों समाज के लोगों को जोड़िएगा तो रुपौली विधानसभा में 1,10,000 वोट होता है और आरजेडी के प्रत्याशी को वोट आया 30,000। जदयू को देख लीजिए, आप लोग बताते हैं नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का मसीहा, मतलब इनकी दशा देख लीजिए, खड़ा किए कलाधर मंडल जी को, और उन सारे अति पिछड़ा के कम से कम 1,20,000 रुपौली में वोट है। वो आए दूसरे नंबर पर। जीता कौन? हम नहीं जीते, जन स्वराज नहीं जीता। एक सामान्य आदमी, ऐसे वर्ग का आदमी जीता है जिसके जाति के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं, और आप कह रहे हैं जातीय का सब समीकरण। कहाँ गया जाति, कहाँ गई जाति, आप बताइए। एक एक करके आज सुनिए। आज इस परिवार का हिस्सा बन रहे देवेंद्र जी। हमको तो आप लोग सवाल पूछते पूछते हमारे गला में क्या पड़वाए। अब देवेंद्र जी से सुनिए, हमने देवेंद्र भाई साहब से कहा कि आपके आने का सबसे बड़ा फायदा हमको ये है कि अब जितना पब्लिक का सवाल है वो आप जवाब दीजिएगा, हम शांति से पैदल चल जी। आप शुरू से ये करते रहे हैं कि बिहार की जनता ने जिसको चुना प्रतिनिधि के रूप में, एमपी एमएलए के रूप में, या जो सरकार में रहे, उससे बिहार की जनता को सवाल करना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। आप ये सवाल उठाते रहे। नहीं, सवाल ये नहीं करते। हाँ, तो नहीं, आप ये कहते रहे हैं कि जो चुने गए या जो सरकार में रहे, वो बिहार के व्यवस्था और बिहार के लोगों की तरक्की के लिए अपेक्षाकृत काम नहीं हो पाया, इसीलिए एक व्यवस्था। ना, आप पूरा जन स्वराज अभियान को आप कभी देखे ही समझे नहीं। हम जो बता रहे हैं
हम तो उल्टी बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी बिहार में सत्ता का सुख भोगा, जिनको भी हमने मिलकर चुना, जिन्होंने भी यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा करता है सबको सही मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छा शासन चला लिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिल गया। यही तो दावा है उनका, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क, बिजली, पानी आ गया। लेकिन अगर सबके काम को, दावे को सही मान भी लीजिएगा तो इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर चलकर 75 वर्ष में हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े से एक पायदान के ऊपर नहीं गए, तो ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार नहीं है, कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है, या वहां पर देश में कोई दूसरा संविधान है। लेकिन जितनी गरीबी बदहाली बिहार में है, इतनी गरीबी बदहाली और कहीं नहीं है। ये क्यों है? वो इसलिए है कि विकल्प के अभाव में यहाँ पर लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो तरीका है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए गांव-गांव में लोग कह रहे हैं भैया विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प बनाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो जन सुराज कह रहा है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो। गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, जज्बा है, तो आप आइए, जन सुराज का हिस्सा बनिए। पैसा का, साधन का, चुनाव का चिंता जन सुराज पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए विकल्प नया बनाना है तो खड़ा होइए। बात कर रहे हैं। सुनिए, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल पूछा है विकास के बाद, और मैं आपसे कहता हूँ किसका विकास, किस कम्युनिटी का विकास, किस एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास, किस बाढ़ सुखाड़ प्रवण एरिया का विकास। विकास पर ही मैं बोल रहा हूँ। जीडीपी ग्रोथ आप कहते हैं बढ़ेगा, बिहार देता है बराबर फिगर। जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ यदि इस बढ़ने में अपार्टमेंट बन जाएगा, बिल्डर्स लोग यदि ज्यादा अपार्टमेंट बना देंगे, बाइक बिक जाएगा, ट्रैक्टर की बिक्री हो जाएगी, शहर में जाएगा, तो जीडीपी ग्रोथ छलांग मारेगा। जीडीपी ग्रोथ हम जानना चाहते हैं, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट। कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है किस कम्युनिटी का विकास। क्या दलित का विकास हो गया? क्या दलित पिछड़ा का, दबे पिछड़े लोगों का विकास हो गया? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हो गया? क्या फ्लड प्रोन एरिया जो हमारा 21 जिला है, बिहार की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, 21 जिला में आप देख लीजिए अभी बाढ़ का तांडव चल रहा है। आज देख लीजिएगा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है, स्कूल टूट जाते हैं, लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं ऊंची से बांध पर। तो फ्लड प्रोन एरिया का विकास नहीं किए तो जो लोग खड़े उनको तो कोई आप व्यवस्था करते, पुनर्स्थापित करते, कहीं विस्थापित करते कहीं पर। कुशा बांध टूटा, उत्तर बिहार का हमको मालूम है सब। कोसी क्या कहा गया था? पुनर्निर्माण किया जाएगा कोसी अंचल में, मिथिलांचल हो, कोसी अंचल हो या ध्रुव अंचल हो, चाहे सीमांचल हो। आज देखिए बाढ़ का क्या तांडव चल रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ विकास हुआ किसका? हाँ, विकास हुआ है, मैं सपोर्ट करता हूँ। जो सरकार आई है 34 वर्ष में, 35वां वर्ष अगले साल, विकास हुआ है बेईमान राजनेताओं का, विकास हुआ है बेईमान ठेकेदारों का, बालिया बालू माफिया का, शराब माफिया का, विकास हुआ है बेईमान अफसरों का, भ्रष्ट अफसरों का, विकास हुआ है जो राजनेता है भ्रष्ट, उनका ही विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, हम कहाँ करें विकास नहीं हुआ है। लेकिन जो कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट है, जो समूह में जाना चाहिए किसी कम्युनिटी को, किसी एरिया को, सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को, फ्लड प्रोन एरिया को, उसका विकास आप बता दीजिए। हम मान लेंगे धक्का जाता है विकास लोगों को, जात के नाम पर। एक सवाल आपने कहा तो उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की।
इंक्लूसिव समावेशी विकास। समावेशी हाँ, बोलिए। हाँ, तो समावेशी विकास का संकल्प को लेकर वो चल रहे हैं और वो बोलते भी रहते हैं। तो आपके विचार से बिहार में उनका जो नहीं, जो सड़क बनता है, पुल बनता है, ऊपर बोल रहे हैं, जो आरोग्य बनता है, सो ये बजटरी प्रावधान है। कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो करना ही होगा। बजट में एलोकेशन होता है, उस एलोकेशन को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो एजी ऑफिस में आपको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ खर्च हुआ। रूटीन वर्क है, ये तो रूटीन काम है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस करेगी। हम जानना चाहते हैं आपने जो 45 सीटें लेने की घोषणा करती है और चुनाव आजकल काफी महंगे हो गए हैं, आपने अभी बोला कि पैसे की चिंता मत करना, तो जनता को आपसे बताएंगे कि पैसा। पिछले 2 वर्ष से आप लोग पूछते पूछते थके नहीं। अच्छी बात है, बिहार के पत्रकारों में भी उतनी ही ऊर्जा है। 2 वर्ष से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो, ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया है, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के दिए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा भू माफिया हो, शराब माफिया हो, तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जनसुराज आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं? जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100-100 रुपया जनसुराज दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव, किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर जनसुराज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया जनसुराज को देंगे और जनसुराज से ईमानदार प्रतिनिधि चुन कर आएगा तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहाँ से? अगर 2 करोड़ आदमी 100-100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100-100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो, 100 रुपया दो। और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग हैं आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। प्रशांत जी, आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप मुख्य रूप से अभी तक यादव, दलित और बैकवर्ड को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा आरजेडी के वोट बैंक पर डेंट करने की। बाप रे, तो इतना ना, अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि भैया फॉरवर्ड और वंचित और मुसलमान को छोड़ रहे हैं। कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए। जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो सब पर हमारा बाबूजी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आपको अरे भैया खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जनसुराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष, कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है। इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग, हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जनसुराज में है, और जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है।
बस सीधा आप समझ लीजिए। रामविलास पासवान जातीय समीकरण को सही कह रहा है। के साथ आपने लंबे समय तक हैं? ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया, बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल नहीं, मैंने ये बात पहले भी बताई, हमने ममता बनर्जी के साथ ही काम नहीं किया, हमने तो नीतीश और लालू जी को भी 15 में जिताया है, लेकिन 10 वर्ष हमने कई नेताओं को, दलों को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं। उसको देखे, सीखे, समझे, अनुभव किया और उसके बाद जो पूरी मेरी समझ 10 वर्ष की है उसको लगाकर मैंने जन स्वराज की परिकल्पना, जो मूलतः गांधी जी की सोच से प्रभावित है, उस परिकल्पना को लेकर बिहार आए हैं। और एक ही चीज ताकत है इसकी, ईमानदारी और शुद्धता। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ईमानदारी से पैदल चलने की बात कहे हैं तो कर रहे हैं। ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर ढोंग किए, लोहिया जी जयप्रकाश के फोटो पर माला चढ़ाए और अपने बेटा अपने बेटी से आगे दुनिया में किसी को देखती नहीं है, तो फिर कैसा समाजवाद होगा? जो कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, दुनिया भर की बात नहीं, मैं बोल, आपने सुना नहीं आपने? बिल्कुल, उस कलकत्ता में जो अपराध हुआ है उस पर और इन जनरल भी जो भी गलत हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दों में अटकना नहीं चाहता। भाई मैं केरल नहीं जाना चाहता क्योंकि बिहार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, भैया आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, प्रयास जो शुरू किए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़कर जाइएगा मत। क्योंकि हमको तमिलनाडु में भी लोग बुला रहा है, हमको कोई दिल्ली में भी बुला रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में। हमने ये संकल्प लिया है, बिहार के लोगों को कहा है कि अब 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, जब तक बिहार को न सुधार ले, बिहार की स्थिति न सुधरे, तब तक कहीं नहीं जाएंगे। अमेरिका भी नहीं जाएंगे, बंगाल भी नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि पेपर लीक होता है, समय से एग्जाम नहीं होता है। मेरे भाई, जब आप ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, वो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया है, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं हम नहीं बोल रहे। अब देखिए, आंदोलन नहीं अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो जिनको दलों में फांसी पे डाल दिया है, और उन नेताओं के मतलब आपको कैसे ये? अच्छा देखिए, भाई साहब ने सवाल किया है कि जन स्वराज में आप उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो हाशिए पर है, तो क्या आपकी समझ से देवेंद्र बाबू हाशिए पर पड़े हुए नेता हैं? और आगे बढ़कर बोल रहे हैं, बिल्कुल अगर सही आदमी, ईमानदार आदमी किसी दल में हाशिए पर डाल दिया गया है क्योंकि वो माफिया नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का झंडा लेकर नहीं, विचार का झंडा लेकर चलना चाहता है, वैसे पड़े हाशिए पर पड़े हुए सारे नेताओं को मिलाना चाहते हैं, जो नहीं लाइए। अगर उस ये आपका पैमाना है कि ये सही है? मेरा पैमाना नहीं है, ये तो आपका पैमाना है ना, ये पैमाना तो जनता के बीच। बिल्कुल ठीक बात है, तो जनता के बीच में हम हैं जो दल वाले हैं। जनता के बीच में पिछले 3 वर्ष 2 वर्ष में सबसे ज्यादा कौन है आप बताइए? हमने आपको अपने वक्तव्य में क्या कहा कि देवेंद्र बाबू को मैं बहुत बड़ा नेता पहले से अच्छा व्यक्ति मानता है, लेकिन मेरा मानना काफी नहीं है। हमारी क्या हैसियत है कि हम इनका आकलन करें? लेकिन जब हम इनके इलाके में पैदल चले, मधुबनी से अभी सुपौल तक जब हम पहुंचे हैं, मधुबनी गए, दरभंगा गए, बेगूसराय गए, खगड़िया गए,
सहरसा गए, मधेपुरा गए, अभी सुपौल में चल रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ लोग ये न कहें कि भैया एक देवेंद्र बाबू हैं, उनको अगर आप जनसुराज में जोड़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे उसको एक कौन करना। आपने ऊपर बोला है, इसलिए हमको बोला आपने जंगल बोला है। एक बात मैं आपको बता दूं, अब हमारे जैसे बहुत लोग हैं देख रहे हैं जो हाशिए पर क्यों हम जमीन बेचकर किसी का जागीर नहीं बना सकते। हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, किसी के महल में गुलामी करना पसंद नहीं करते। इसीलिए यही कारण है हाशिए पर जाने। ठीक बात है कहा कि भाई अगर कोई चोर है और उस दल का मुख्य नेता है, अब उसको ले कि उस ईमानदार व्यक्ति को ले जो कि सो कौन हाशिए पर। आप बताइए, आप बिहार के नागरिक होने के नाते क्या चाहेंगे? जिस दल में कोई चोर है और वो मुख्य नेता है, वो उसको ले, उसकी ताकत उसकी समझ है कि उस दल का जो ईमानदार व्यक्ति है, जो संघर्ष करने को तैयार है, बाहर बैठने को तैयार है, लेकिन चोरी नहीं कर रहा, उसको लिया जाए। एक बात और आपको याद दिलाते हैं, क्यों हाशिए पे उसका कारण मानता है। 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर महान समाजवादी नेता के लिए 3 महीने में विधानसभा का इस्तीफा दे दिया। जो नेता बहुत बड़े हुए थे वो हमसे 1 घंटे का सीरिया बने। 77 में मिले और ये बने थे सारण से, नाम करने की जरूरत क्या है, मम्मी और प्रमुख। और मैं उसमें कर्पूरी जी के लिए 3 महीने का इस्तीफा इसलिए दिया कि हमको समाजवादी कार्यक्रम चलाना था। ये तो कहे कहाँ से नहीं है जो मेरा दिल का समझिए जन स्वराज के लिए ये समग्र राजनीतिक मंच है, आगे होगा। अभी तो अभियान है। और दूसरा हमारा अपराध ये है, मैं अपने अपराध को गिराने को हाशिया पर क्यों गया। मैं 1996 में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री था और फूड एंड सिविल सप्लाई। मैंने 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए चावल चलाया, बिहार में 50 नहीं होने दिया, जबकि हमारा मुख्यमंत्री था। 15 दिया कि कानून प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पास हो रहा है, देवगुड़ा भी उसमें प्रधानमंत्री थे। जब नहीं लगने दिया, इसके बाद हमने कहा मुलायम सिंह समाजवादी है, इसको प्रधानमंत्री का चांस आया है, सभी कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इंदिरा गुप्ता जी हमारे होम मिनिस्टर थे, हम खुद नहीं करते। मुलायम सिंह की रक्षा मंत्री थी उस समय चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि ये आप नेता हैं कि हम नेता हैं, वो नेता हैं। प्रशांत किशोर अभी विकल्प रहेंगे तो 2025 के लिए मैं आपसे कहता हूँ तीसरा विकल्प खड़ा हो रहा है, इसीलिए सभी पार्टी में छटपटाहट है, बौखलाहट हो रही है। ये तीसरा विकल्प मजबूत होकर के उभर के आएगी और हमारी लड़ाई सीधा एनडीए बीजेपी से होगा, दूसरा नहीं है। राजद भी और धीरे धीरे कहीं पहला ना हम लोग हो जाए। अच्छा सर, आप आरजेडी छोड़ के, क्या लगता है आरजेडी में अच्छा काम नहीं चल रहा था, क्या हो रहा था? आरजेडी तो एक कुनबा बना लिया है इन लोगों ने, सिद्धांत से पटरी से नीचे उतर गया है। जो बुनियादी मसला था उससे नीचे उतर गया है और ये जो मसाइल है, समस्या है, क्योंकि भावना की सौदागरी ज़्यादा दिन नहीं चलता है। एक लोग भावना का सौदागरी को राजनीति का बिसात बना लिया है, तो राजनीति का विश्वास भावना की सौदागरी के आधारित नहीं चलेगा। आप मुद्दा उठाइए, हम लोग मुद्दा आधारित, जन स्वराज पूरी तरह जन समस्याओं से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको आगे बढ़ा करके चल रहा है। अच्छा सर, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी को मतलब ये करेंगे, डैमेज करेंगे, तो आपको तो डैमेज क्यों करेंगे हम? उनका जनाधार है तो लड़े। तो सर आप लोग को तो प्लान बी बताया जाता है। नहीं, वो कहने दीजिए, कहने से थोड़े होगा। जनता जिसको स्वीकार कर लेगा वो हो जाए, आगे हो जाएगा। 18 साल से तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाता है, कोई कारतूस कहता है। अब जो बताइए, समाजवाद के नींव ईंट मैंने रखा, कर्पूरी जी के लिए इस्तीफा दिया। मैंने 2 रुपये किलो गेहूँ 3 काम करने वाले के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। सर एक और सवाल है मेरा, 25 का चुनाव आने वाला है, जिस तरीके से 18 वर्ष से नीतीश सरकार है, कितना डैमेज करना भी तो आपके लिए मुश्किल होगा और उन लोग भी हैं सामने। उनका काम है, वो अपना काम देखे, हम लोग अपना काम देखेंगे। जनता सब कुछ जनता है, जनता मालिक है बिहार का। बिहार में जनता बदहाली को दूर करना चाहती है कि नहीं? बिहार में जनता पलायन को रोकना चाहती है कि नहीं? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन जनता करना चाहती है कि नहीं? बिहार में जो भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। बिना रिश्वत के, बिना घूस का एक काम किसी कार्यालय में कोई करा के दिखा ले।
इससे जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग मस्त है। सर, तो एक आखिरी सवाल, जनता एक्सेप्ट करेगी मतलब? जनता जरूर स्वीकार करेगी, जनता के मन में जचेगा। देखिए, हम लोगों का सीधा बात है, जनता को जचेगी जरूर, जनता को जच जाएगी हमारी बात, क्योंकि हम जनता का सवाल उठा रहे हैं, हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो बात कर रहे हैं कुनबा का, ये तो आगे वक्त बता देगा। इन लोगों का सबका कुनबा टूटने वाला है, जनता अब अपनी लड़ाई लड़ेगी, बहुत तैयार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र प्रसाद यादव थे, जिन्होंने अभी अभी जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की है। क्या कुछ वो कह रहे थे आपने खुद सुना, और किस तरीके से वो जो है वो पीके को विकल्प बता रहे थे, जनसुराज को विकल्प बना रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।